नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाशत में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समझ जानकारियाँ देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से और कहानी लेखन की उनकी विशेषताओं से के बिंदुओं से। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म आप सब जानते हैं कि 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद है। वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। अन्य नाम नवाब राय है। अभिभावकों का नाम है मुंशी अजायब लाल और आनंदी देवी। पत्नी है शिवरानी देवी। संतान है श्रीपत राय और अमृत राय। इनको प्रसिद्धि मिली है उपन्यासों में, तो इसलिए उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। साहित्यिक विशेषताओं में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 के अधिवेशन का वो अध्यक्ष रहे हैं। तो ये उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कृतियां अगर हम देखें तो कथा संग्रह में मानसरोवर है, जिसमें भाग 1 से लेकर भाग 8 तक उनकी कहानियां संग्रहित हैं। कहानियों की संख्या 300 से भी ज्यादा है। अलग्यौझा, ईदगाह, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, मंत्र, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन, बड़े घर की बेटी, माधवी, मोटे राम जी शास्त्री, गुल्ली डंडा, नेहुर, स्वांग, शतरंज के खिलाड़ी, समस्या, विश्वास, वरदान, वफा की देवी आदि महत्वपूर्ण कहानियां हैं। उपन्यास में कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, निर्मला, प्रेमा, सेवा सदन, रंगभूमि, वरदान, गोदान, मंगलसूत्र जो कि एक अपूर्ण उपन्यास है उनका, रूठी रानी, प्रेमाश्रम गिने जाते हैं। प्रेमचंद की कहानियों की विशेषताओं पर अगर हम बात करें तो पहले तो उनके ही विचारों को जानना बहुत जरूरी है कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी लालसा यही है कि वह कहानी बन जाए और उसकी कीर्ति हर एक जबान पर हो। अपने जीवन में प्रेमचंद ने काफी कीर्ति अर्जित की है। वे उर्दू और हिंदी के सर्वोत्तम लेखक थे। कोई अन्य कहानीकार उनका संस्पर्श कर ही नहीं पाया। उर्दू मर्मज्ञ उन्हें फितरत निगार और हिंदी के जानकार उन्हें उपन्यास सम्राट के रूप में स्वीकारते हैं। उनकी कहानियां अन्यान्य प्रांतीय और विदेशी भाषाओं में भी अनुदित की गईं, जिससे उनकी कीर्ति का प्रसार व्यापक हुआ। उनकी कहानियों की प्रशंसा करते हुए विश्वनाथ तिवारी कहते हैं कि प्रेमचंद की कहानियां स्वाधीनता संग्राम के आदर्श से ओतप्रोत हैं। उनके पात्रों और घटनाओं पर उस युग की समग्र चेतना का दबाव है। प्रेमचंद की बहुसंख्य कहानियों में आदर्शवाद पाया जाता है। उनका कथानक बोध के आधार पर विकसित होता है। उनके पात्रों में जो अंतर्द्वंद दिखाई पड़ता है वह स्थितियों के अनुरोध से है। आदर्शवाद का उस युग के व्यवहार में भी दिखाई पड़ना उनकी विशेषता है। हजारों लाखों लोग सत्याग्रह करते थे, जेल जाते थे, खद्दर पहनते थे। अतः हृदय परिवर्तन उस युग के व्यवहार में यथार्थ बन गया था और इसके पोषक प्रेमचंद थे। उनकी संवेदना व्यापक और गंभीर थी। व्यापकता का लक्षण यह है कि समाज के सभी श्रेणियों के पात्र हमें उनकी कहानियों में देखने को मिलते हैं, और गंभीरता ये कि उन्होंने कहानी का अंत करने में कभी अधीरता नहीं दिखाई। अगर हम उनकी कहानियों की कहानी कला की विशेषताओं पर बात करें तो उसके कुछ बिंदु हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कथानक के विविध आयाम। जॉन बॉलैंड कहते हैं कि सिर्फ विचार कहानी के निर्माण के लिए पूर्ण नहीं होते, किंतु उन्हें आना चाहिए। प्रथमतः एक बार यदि विचार आ गया तो उसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रेमचंद जी ने बड़ी ही सावधानी से कथानकों में विचारों को प्रेषित किया है। कथानक के पूरे फैलाव में उसकी अनुगूंज रही है। वह कथानक के साथ एकान्वित और संश्लिष्ट हो जाता है। उनका यह भी आग्रह है कि कथानक की सारी विश्वसनीयता और प्रभावात्मक परिणति की जांच कथाकार के वैचारिक सूत्रों के आधार पर ही होनी चाहिए। अगला बिंदु है अनुभूति और संवेदना। अद्भुत प्रेषण क्षमता थी प्रेमचंद जी की। जीवन के विविध आयाम, परिस्थितियों को उन्होंने बहुत ही बखूबी उभारा है
और इसमें अनुभूति और संवेदना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राम किशोर शर्मा कहते हैं, अलगाव की सूक्ष्म रेखाओं को दृष्टिगत करना किसी सिद्ध साहित्यकार के ही बूते की बात है। वही अपनी सूक्ष्म प्रेषण शक्ति से मनुष्य की अनुभूतियों को अपनी अनुभूति बना लेता है और रचना कौशल से पुनः उसे सर्वानुभूति बना देता है। प्रेमचंद ऐसे ही कुशल कथाकार हैं। किसी भी कहानी के कथानक में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है उसका पात्र योजना और चरित्रांकन। पात्र चित्रण के लिए संवादात्मक, वर्णनात्मक, परिचयात्मक शैली और मनोविज्ञान का ध्यान रखना आवश्यक है और प्रेमचंद इस मामले में निष्णात रहे हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में इन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा है। मानसरोवर प्रथम की भूमिका में प्रेमचंद स्वीकारते हैं कि सबसे सर्वोत्तम कहानी वही होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार और सत्य को कहानी कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना है, क्योंकि मानव संस्कृति का विकास ही इसी आधार पर हुआ है कि अपने मन को मनुष्य समझ सके। वह मनोभावों को मनुष्य और पशु दोनों को प्राप्त होते हैं, लेकिन मनुष्य ही उन्हें बोलकर और लिखकर अभिव्यक्ति करने का गुण रखता है। सामाजिक व्यक्तिक द्वंद्व उनकी कहानियों का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। इसी प्रकार यथार्थ और आदर्श को भी उन्होंने अपनी कहानियों में एक द्वंद्वात्मक स्वरूप दिया है, जहां आपको आदर्श और यथार्थ की लड़ाई देखने को मिलती है। कभी आदर्श जीतता दिखता है तो कभी जीवन का यथार्थ विजयी हो जाता है। आदर्श आपको बूढ़ी काकी में देखने को मिलेगा और यथार्थ, अति यथार्थ आपको कफन में देखने को मिलेगा। वातावरण, सृष्टि और दृश्य विधान, यह भी उनकी कहानियों के महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि कोई भी कहानीकार किस वातावरण में कहानी लिख रहा है, वो गांव का परिप्रेक्ष्य है, वो शहरी परिप्रेक्ष्य है, वो ग्रामीण जनता से जुड़ा है या शहरी जनता से जुड़ा है, मनोवैज्ञानिक आधार पर है या सामाजिक आधार पर है, तो उस आधार पे ही उसमें दृश्यों का उपयुक्त विधान होता है। रचना प्रक्रिया में प्रेमचंद जी ने वर्णनात्मक शैली, काव्यात्मक, आत्मकथात्मक, संवादात्मक और नाटकीय शैलियों में से वर्णनात्मक शैली को अपनाया है। कहीं कहीं अपने जीवन के दर्शन को भी उन्होंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। संवाद योजना उनकी गजब की है। छोटे छोटे संवाद हैं, कहीं कहीं जब व्याख्यान या भाषण है वहां पे लंबे संवाद हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन तब भी उन संवादों से मानवीय संचेतना जुड़ी हुई है। प्रेमचंद ऐसे रचनाकार रहे हैं जो पात्रों की भाषा गढ़कर समय पर उसकी व्यक्तिक और सामाजिक स्थितियों का पूरा ख्याल रखते हैं। यानी भाषा का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। वे किस वर्ग से पात्रों को उठा रहे हैं, किस वर्ग का पात्र किस वर्ग के पात्र से बात कर रहा है, यह सब उनकी भाषाई शैली में देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है रचना का उद्देश्य। साहित्य का लक्ष्य केवल महफिल सजाना, मनोरंजन का सामान जुटाना ही नहीं होता, अपितु उसका दर्जा इतना ना गिराइए कि वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली इकाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे रहने वाली मशाल, दिखती हुई चलने वाली सच्चाई है। यानी साहित्य क्या है, रचना का उद्देश्य क्या है, यह प्रेमचंद जी ने इसमें स्पष्ट कर दिया कि हमें उसका दर्जा नहीं गिराना है, उसे किसी के पिछलग्गू नहीं बनाना है, बल्कि सबको उसके पीछे चलने वाली इकाई बनाना होगा। उनकी कहानियों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि यथार्थ और आदर्श का दर्पण प्रासंगिक और स्वदेशी ढंग से दिखाने के वे इच्छुक रहे हैं। डॉक्टर रामकिशोर शर्मा कहते हैं कि प्रेमचंद ने भारतीय जीवन का कोना कोना झांक लिया था। उनकी पैनी दृष्टि से कोई भी यथार्थ छूटने नहीं पाया। उनकी सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता और वर्णन कौशल पर आश्चर्य होता है कि इतनी विविधताओं का जीवंत रूप में वो कैसे साकार भाव कर सके। लेकिन महान प्रतिभाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेमचंद जी की कहानियों की लोकप्रियता पर अगर हम विचार करें तो उसके कारण जो हमें ज्ञात होते हैं वो है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, संवेदना का विकास, जीवन सत्य का निरूपण, सरल भाषा, सहज वर्णात्मक शैली, मनोविज्ञान का जीवंत प्रयोग, विषय पर पूर्ण अधिकार और शोषण के विरुद्ध विद्रोह के स्वर।
प्रेमचंद युगीन कहानियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें व्यवहारिक आदर्शवादी कहानियों का सृजन हुआ, यथार्थवाद के स्वर देखने को मिले, समस्याओं के समाधान पर बल दिया गया, सुसंगठित शैली का प्रयोग हुआ, पात्र अनुकूल परिष्कृत भाषा देखने को मिलती है, गहन संवेदनाओं का विस्तार देखने को मिलता है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण और निरूपण उनकी कहानियों की विशेष बिंदु रही है और उनके प्रेमचंद युगीन कहानीकारों ने भी इन बिंदुओं को उभारने का प्रयास किया है। प्रेमचंद युग के जो कहानीकार रहे हैं उनमें प्रसाद जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, कृष्णकांत मालवीय, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र और आचार्य चतुरसेन शास्त्री का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो प्रेमचंद के साहित्य से जुड़े हुए बिंदुओं, प्रेमचंद युगीन साहित्यकारों का परिचय आपको इस वीडियो से प्राप्त होता है। शेष कुछ खास कहानीकारों पर चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।